दादाजी ने तुम्हें जिंदगी भर रिच सेकंड जनरेशन बनाए रखने के लिए तुम्हारे लिए एक ब्यूटीफुल सीईओ वाइफ ढूंढी। सामने खड़ी गोरी खूबसूरत लॉन्ग लेग्स वाली मच्योर दीदी टाइप ब्यूटी को देखकर तुमने तुरंत डिसाइड कर लिया कि उसे शुरुआत में ही एक वार्निंग देनी होगी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम भी मुझसे प्यार मत करना। शादी के बाद हम दोनों अपनी अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे, कोई किसी के मामलों में इंटरफियर नहीं करेगा। सुबह शन किंग तुमसे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन तुम उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाहते थे। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया तुम सीधे वहां से चले गए। ब्रेकफास्ट के बाद तो तुमने दरवाजा जोर से बंद किया और ऑफिस के लिए निकल गए। पूरे टाइम तुम दोनों के बीच जीरो कम्युनिकेशन रहा। शन किंग को उम्मीद नहीं थी कि यंग मास्टर फेंग का गुस्सा इतना ज्यादा होगा। क्या तुम्हें लगा कि ये सिर्फ कोल्ड वॉर की शुरुआत थी? शन किंग जब कंपनी पहुंची तो सेक्रेटरी ने अभी अभी दिन भर के काम की रिपोर्ट खत्म की ही थी कि झान जिन्यू आ गई। आते ही उसने एक शॉकिंग खबर सुना दी। शन किंग, बहुत बड़ा मामला हो गया। ये एक्सयूएन ने कल रात क्लब में एक ही रात में 4 लड़कियों के साथ टाइम बिताया। लेकिन शन किंग ने सिर्फ शांत भाव से सिर हिलाया और कहा कि उसे न तो गुस्सा आ रहा है न ही दुख हो रहा है। झान जिन्यू पूरी तरह स्टन रह गई और उसके पीछे पड़कर पूछने लगी, क्यों? शन किंग ने सिर्फ एक बात कही, मुझे गुस्सा या दुख क्यों होना चाहिए? इस एक सेंटेंस ने सीधे झान जिन्यू को स्पीचलेस कर दिया। ठीक है, वह सच में शन किंग की बराबरी नहीं कर सकती थी। कल रात जब उसे ये खबर मिली थी तो वह पूरी रात सो ही नहीं पाई थी। लेकिन अब शन किंग को देखो, यहाँ तो एम्परर को कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन वह यूनक बनकर जरूरत से ज्यादा परेशान हो रही थी। इसके तुरंत बाद झान जिन्यू ने पागलों की तरह माफी मांगना शुरू कर दिया। सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ही तुम दोनों की लड़ाई हुई, तभी तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। शन किंग ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें और कोई काम है? नहीं। झान जिन्यू एक पल के लिए ठिठक गई, फिर सिर हिलाते हुए बोली, तो फिर बाहर जाओ, मुझे काम करना है। झान जिन्यू पूरी तरह स्टैंड रह गई। उसकी नजर में तो ये आसमान टूट पड़ने जैसी बात थी, लेकिन शन किंग अभी भी काम के बारे में सोच रही थी। वह सचमुच एक ऐसी वर्क मशीन थी जिसके पास जैसे इमोशंस ही नहीं थे। लेकिन जैसे ही झान जिन्यू बाहर गई, शन किंग का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने फौरन सेक्रेटरी को बुलाया और भौहें सिकोड़ते हुए आदेश दिया कि इन अफवाहों की सच्चाई की पूरी जांच की जाए, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि तुम ऐसे इंसान नहीं हो। अगर तुम्हें सच में खेलना ही होता तो तुम आज तक इंतजार बिल्कुल नहीं करते। बहुत जल्दी सेक्रेटरी खबर लेकर वापस आ गई। तुमने सच में पिछली रात 4 होस्टेसेस को बुलाया था, लेकिन तुमने उनके साथ कुछ भी नहीं किया। तुमने बस उनसे थोड़ी देर बातें की, कैजुअली चैट की। जहां तक इस बात का सवाल था कि तुम लोगों ने क्या बातें की, उन चारों ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं बताया। अब शन किंग की बारी थी स्टन होने की। क्लब की होस्टेसेस को बुलाकर सिर्फ बातें करना, क्या ये मर्दों का सबसे पुराना और घटिया एक्सक्यूज नहीं होता? वह तुम पर भरोसा करती थी, लेकिन एक बात उसकी समझ से बाहर थी। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हें स्पेशली क्लब की होस्टेसेस से ही करनी पड़ी? यहाँ तक कि शन किंग की सेक्रेटरी भी हैरान रह गई। इतने सालों से सीईओ के साथ काम करते हुए उसने पहली बार अपनी बॉस को किसी आदमी के मामले में परेशान होते देखा था। जबकि सब लोग जानते थे कि तुम दोनों की शादी सिर्फ बिजनेस इंटरेस्ट के लिए हुई थी, लेकिन इस वक्त शन किंग का रिएक्शन बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं लग रहा था। सेक्रेटरी ने सावधानी से पूछा, क्या हमें और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए? शन किंग ने सिर हिलाया। वह उस पर भरोसा करता है। अगर हम और जांच करेंगे तो यह उसके प्रति रिस्पेक्ट नहीं होगा। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि तुमने कुछ किया या नहीं। उसे परेशानी इस बात की थी कि तुम नाराज हो गए थे और अब वह तुम्हें कैसे मनाए। जिंदगी में पहली बार शन किंग इस बात को लेकर परेशान होने लगी। किसी छोटे लड़के को मनाने के लिए एक खिलौना या एक मील ही काफी होता है, लेकिन तुम, ये फैमिली के यंग मास्टर, तुम्हें आखिर कैसे मनाया जाए? पैसे देना हो या लक्जरी हाउस गिफ्ट करना हो, तुम्हें इन चीजों की बिल्कुल कमी नहीं थी। एक आदमी को मनाना 100 अरब के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। इसी वक्त जब शन किंग पूरी तरह बेबस महसूस कर रही थी, झान जिन्यू फिर आ गई। वह सावधानी से बोली, तुम्हें ये एक्सयूएन के एक रात में 4 लड़कियों से मिलने वाली बात के बारे में पता है ना? अब तो अफवाहें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। शन किंग अभी कुछ कह भी नहीं पाई थी कि झान जिन्यू जल्दी जल्दी समझाने लगी, सॉरी, सब मेरी गलती है। वह बस खराब मूड में था। उसका उन औरतों के साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था। वह बस एक सोशल एक्ट था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जितना ज्यादा झान जिन्यू समझाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही मामला और गड़बड़ होता जा रहा था। आखिर में तो वह खुद भी आगे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तभी काफी देर से चुप बैठी शन किंग अचानक मुस्कुरा दी। उसने हकलाती हुई झान जिन्यू को देखते हुए पूछा, तुम ये एक्सयूएन की तरफ से सफाई क्यों दे रही हो? मैं ये एक्सयूएन से प्यार करती हूँ, लेकिन उसे पाने के लिए मैं कभी उसकी इमेज खराब नहीं करूंगी। मैं इतनी नीच और बेशर्म इंसान नहीं हूँ। शन किंग न सिर्फ नाराज नहीं हुई, बल्कि उसने बड़े ही जेंटल अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ गई, यूआई सच में एक सीधी सादी और दयालु लड़की है।
यह सुनकर झान जिन्यू पूरी तरह स्पीचलेस हो गई। पहले शन किंगक्यू ने उसकी खूबसूरती की तारीफ की, फिर कहा कि रोते हुए भी वह अच्छी लगती है, और अब उसकी काइंडनेस की भी तारीफ कर रही थी। आखिर इस औरत का गेम क्या है? अचानक झान जिन्यू को जैसे कुछ समझ आ गया। रुको, क्या ये शन किंगक्यू की कोई चाल है? पहले सॉफ्टनेस और काइंडनेस दिखाकर मेरे दिल को जीतना, ताकि मुझे गिल्ट फील हो और मैं खुद ही ये एक्सयूएन को छोड़ दूं। कमाल है, सच में कमाल की चाल है। यह सोचते ही झान जिन्यू ने तुरंत अपना चेहरा ठंडा कर लिया और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोली, मुझे यूआई मत बुलाओ, हम इतने करीब नहीं हैं। उसने बड़े घमंड से ऐलान किया, मैंने ये एक्सयूएन की तरफ से सफाई सिर्फ इसलिए दी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे जैसी इंसान उसे गलत समझे। शन किंगक्यू ने बात बदलते हुए कहा, मैं समझ गई। दरअसल मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, अपने लव राइवल से सलाह मांगना। इससे झान जिन्यू की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तुरंत जाग उठी। अब वह भी देखना चाहती थी कि आखिर शन किंगक्यू के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या बात है? उसने पूछा। शन किंगक्यू ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि ये एक्सयूएन को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? झान जिन्यू तुरंत सतर्क हो गई। तुम ये क्यों पूछ रही हो? वह भला ये एक्सयूएन की पसंद अपने लव राइवल को कैसे बता सकती थी? शन किंगक्यू ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। तुम भूल गई कि कल रात मैंने ये एक्सयूएन को गलत क्यों समझ लिया था? अब वह अभी भी मुझसे नाराज है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शन किंगक्यू की बात सुनते ही झान जिन्यू को तुरंत गिल्ट फील होने लगा। शन किंगक्यू ने मौका देखकर आगे दबाव बनाया। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं और ये एक्सयूएन ऐसे ही दूर दूर रहेंगे, हमारे बीच की गलतफहमियां और गहरी होती जाएंगी। और अगर ये गलतफहमियां इतनी बढ़ गई कि उन्हें कभी सुलझाया ही न जा सके, तब तो तुम्हारे लिए मौका और भी अच्छा हो जाएगा, है ना? तुम आसानी से मेरे और ये एक्सयूएन के बीच आकर उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। इस एक बात ने सीधे झान जिन्यू की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार कर दिया। उसे सबसे ज्यादा नफरत थी जब कोई उसे नीच या चालाक इंसान समझे। बकवास मत करो, मैं झान जिन्यू कब ऐसी घटिया इंसान रही हूं? शन किंगक्यू ने तुरंत पलटकर पूछा। अगर ऐसा है तो फिर तुम मुझे ये क्यों नहीं बताती कि ये एक्सयूएन को क्या पसंद है? क्या तुम बस ये नहीं चाहती कि हमारे बीच झगड़ा हो जाए ताकि तुम मौका देखकर बीच में आ सको? यह सुनकर झान जिन्यू पूरी तरह भड़क गई। वह अब खुद को रोक नहीं पाई और लगभग चिल्लाते हुए बोली, ये एक्सयूएन को स्पोर्ट्स कार्स पसंद हैं। गुस्से में उसने वह राज भी बता दिया जो उसने हमेशा अपने दिल में छिपा कर रखा था। उसे हमेशा से उस ट्रिप्लेक्स स्पोर्ट्स कार की चाह थी, लेकिन ग्रैंडपा ने उसे कभी खरीद कर नहीं दी। उसने तो खुद इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाने की कोशिश भी की थी ताकि वह कार खरीद सके, लेकिन हर बार वह फेल हो गया। शन किंगक्यू मुस्कुराई और झान जिन्यू को धन्यवाद कहा। और झान जिन्यू? वह सिर्फ गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई वहां से निकल गई। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद ही झान जिन्यू को देर से एहसास हुआ। वह एक बार फिर शन किंगक्यू की प्रोवोकेशन में फंस गई थी। ये औरत बहुत ही चालाक है। उधर शन किंगक्यू ने पहले ही अपना कंप्यूटर खोल लिया था और उस कार के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने उसकी प्राइस देखी, वह भी हैरानी से गहरी सांस लेने लगी। उसकी कीमत कई करोड़ युएन थी, लगभग 100 मिलियन युएन के करीब। अब उसे समझ आया कि ग्रैंडपा ने तुम्हें वह कार क्यों नहीं खरीदी। अगर वह उसकी जगह होती तो शायद वह भी नहीं खरीदती। यह कार सिर्फ महंगी ही नहीं थी, बल्कि इसे खरीदना भी बेहद मुश्किल था। सिर्फ पैसे होने से काम नहीं चलता था। पहले एडवांस डिपॉजिट देना पड़ता था और उसके बाद ही कंपनी प्रोडक्शन शुरू करती थी। लेकिन शन किंगक्यू कौन थी? उसने इतने सालन कंट्री में जो कनेक्शंस बनाए थे वे बेकार नहीं थे। उसने तुरंत अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया, किसी से डिपॉजिट भरवाया और सीधे तुम्हारे लिए वह कार बुक कर दी। लगता है भविष्य में तुम्हें यंग मास्टर फेंग को आसानी से नाराज नहीं करना चाहिए। आखिर तुम्हें मनाने की कीमत सच में बहुत ज्यादा थी। एक ही बार में कंपनी के पूरे 1 महीने का प्रॉफिट खर्च हो गया। और इस समय तुम अपने फोन को हाथ में पकड़े गहरी सोच में डूबे हुए थे। शन किंगक्यू अभी तक मुझे मैसेज क्यों नहीं भेज रही? नॉर्मल कपल्स के झगड़े वाले स्क्रिप्ट के हिसाब से क्या उसे अब तक पागलों की तरह माफी नहीं मांगनी चाहिए थी? लेकिन पिछली रात उस हल्के से सॉरी के बाद शन किंगक्यू की तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं आया। न कोई फोन कॉल, न कोई मैसेज, यहाँ तक कि एक कप मिल्क टी तक नहीं भेजी। इस औरत में जरा भी सिंसेरिटी नहीं है क्या? जितना ज्यादा तुम इस बारे में सोचते उतना ही तुम्हें बेचैनी होने लगती। क्या मैं कल रात कुछ ज्यादा ही ओवररिएक्ट कर गया था? आखिर इस मामले में पूरी गलती शन किंगक्यू की भी तो नहीं थी। असली दोष तो उस ड्रामा क्वीन झान जिन्यू का था। लेकिन फिर भी शन किंगक्यू की अपॉलॉजी बहुत ही कैजुअल थी। कम से कम 5200 युएन का रेड पैकेट तो भेजना चाहिए था। तुम पूरे दिन बेचैनी और चिड़चिड़ेपन में इंतजार करते रहे, खुद को समझाते हुए कि वह जरूर काम में बिजी होगी। कोई बात नहीं, ऑफिस से छुट्टी होने के बाद तो कांटेक्ट करेगी ही। लेकिन ऑफिस आवर्स खत्म होने तक तुम्हारा फोन लगातार बजता रहा, फिर भी उनमें से एक भी मैसेज शन किंगक्यू का नहीं था।
तुम इतने गुस्से में थे कि खाना तक नहीं खा पाए। आखिरकार तुम सीधे क्लब में जा घुसे और मैनेजर पर चिल्लाते हुए बोले, XIOC को तुरंत मेरे पास बुलाओ।